हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे। एनएससीजेएस की तैयारी में एकदम लग चुके हैं और आप सब बुक्स को फॉलो कर रहे हैं और क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे। ठीक, तो लास्ट क्लास में जो टॉपिक अपन ने डिस्कस किया था दैट वाज सेल फ्रैक्शनेशन, जिसमें अपन ने सेल के ऑर्गेनेल्स को सेपरेट किया था बाय डिफरेंट सेंट्रीफ्यूगेशन टेक्निक। ठीक है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्पीड्स अपन ने ली थी, डिफरेंट डिफरेंट टाइम लिया था, डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे अपन ने सेल ऑर्गेनेल्स को रोटेट किया था। एंड फर्स्ट सेंट्रीफ्यूगेशन, सेकंड सेंट्रीफ्यूगेशन एंड थर्ड सेंट्रीफ्यूगेशन, फोर्थ सेंट्रीफ्यूगेशन पे आपको अलग अलग पार्ट्स जो थे वो ऑब्टेन हुए थे। सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस I have told you that we will talk about different cell organelles from today. So we will start with cell organelles. Okay. So we have already discussed that. यहां तक अगर कोई डाउट है तो आप प्लीज मेंशन कर सकते हैं। So cell organelles की अगर अपन बात करें, so we have already discussed, we have basically 3 types of cell organelles. Single membrane bound, double membrane bound, and we have नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गन। तो ये अपन ऑलरेडी एक फ्लो चार्ट के अंदर सारा टॉपिक कवर कर चुके हैं। सो टॉकिंग ऑफ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, we have endoplasmic reticulum, we have Golgi body here, we have lysosomes here, we have glyoxysomes जिसके ऊपर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था, एंड वी हैव पेरोक्सीजोम्स। सो इन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में अब अपन डिटेल में यहां पर बात करेंगे। नाउ before starting with the main single membrane bound organelles, that is endoplasmic reticulum, let us discuss about an important topic that is called as endomembrane system. So basically what is endomembrane system? It is a system, it is the collection of membrane bound cell organelles that is present in the cytoplasm and they work in a proper coordination. ये एक proper coordinated manner में काम करते हैं and they form endomembrane system. तो अगर अपन endomembrane system की definition लिखें, सो डेफिनेशन वाइज इसका क्या होगा वो आप नोट डाउन कर लो, एंड व्हाट इज रिटन इन एनसीईआरटी अपन उसी को फॉलो करेंगे। ठीक है, सो इट इज बेसिकली अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन्स, इट इज अ ग्रुप ऑफ मेम्ब्रेन, it is a group of membrane and organelles in eukaryotic cell it is a group of membranes and organelles in a eukaryotic cell. It is not present in prokaryotic cell because prokaryotic cell में कोई भी membrane bound cell organelle जो है वो present ही नहीं है। So endomembrane system जो है वो एक characteristic feature हो गया किसका? यूकैरियोटिक सेल का। यूकैरियोटिक सेल्स में membranes और organelles जो हैं they are functioning together that work together, और ये जो वर्क करते हैं ये क्या वर्क हो सकता है वर्क टुगेदर में? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मॉडिफिकेशन, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पैकेजिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन और ट्रांसपोर्टेशन ये किस चीज का करते हैं? मेनली प्रोटीन एंड लिपिड का। सो ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स कौन से हैं हमारे सेल के अंदर? दे आर as per NCERT, they are endoplasmic reticulum, Golgi body, lysosome and vacuole.
तो ये जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल, ठीक है, वैक्यूल एक इंक्लूजन बॉडी है, ये चारों जो हैं ये एक साथ एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, इसीलिए दे आर दी पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। बट अगर हम यहाँ पर माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड की बात करें तो वो भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं, बट दे आर नॉट फंक्शनिंग इन अ कोऑर्डिनेटेड मैनर विद दीज सेल ऑर्गेनेल्स, देयरफॉर दे आर नॉट द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। क्या ये पॉइंट यहां तक समझ में आ गया है? क्या ये चीज यहां पर चमक गई सबको कि एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम क्या है? सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम जो है इट इज अ पार्ट ऑफ यूकैरियोटिक सेल, इट इज नॉट प्रेजेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल। और यूकैरियोटिक सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स और उनकी मेम्ब्रेन्स जो हैं वो एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम बनाते हैं विच इज कॉल्ड एज एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। और इन एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के अंदर जो ऑर्गेनेल्स आते हैं वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं, एक साथ मिलकर एक पर्टिकुलर काम करते हैं। वो काम क्या हो सकते हैं? इट कुड बी मॉडिफिकेशन, किसी चीज को मॉडिफाई करना, सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनाना या कॉम्प्लेक्स से सिंपल करना, पैकेजिंग करना, या फिर किसी चीज का ट्रांसपोर्टेशन करना। और वो मेन चीज जिसका ट्रांसपोर्टेशन होता है वो है बेसिकली प्रोटीन एंड लिपिड्स, एंड द ऑर्गेनेल्स व्हिच आर द पार्ट ऑफ एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम आर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल्स। क्या यहां तक चीजें क्लियर हैं? तो अपन आगे चले, हाँ या हाँ? ना तो मैं सुनती नहीं हूं, तो हाँ या हाँ आगे चले? हाँ बिल्कुल आगे चलते हैं, वेरी गुड। लास्ट क्लास के जो भी डाउट्स हो, आज की क्लास के जो भी डाउट्स हो, प्लीज कमेंट्स में मेंशन करते चले जाना, मैं उन्हें डेफिनेटली एड्रेस करूंगी, आपके डाउट्स को क्लियर करूंगी। अगर कमेंट्स में आंसर करने वाली चीजें होंगी तो मैं कमेंट में आंसर कर दूंगी, और अगर कोई ऐसी चीज होगी जिसके ऊपर एक्सप्लेनेशन चाहिए होगा तो आई वुड डेफिनेटली टेक अप द डाउट इन द नेक्स्ट लाइव क्लास। ओके, सो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट एनीथिंग, जस्ट कीप स्टडिंग एंड लीव ऑल द डाउट्स ऑन मी। मैं सारे डाउट्स एक एक कर सॉल्व करूंगी, ठीक है। अब ईआर को शुरू करने से पहले एक और सिस्टम पढ़ेंगे विच इज कॉल्ड एज गर्ल सिस्टम। व्हाट इज गर्ल सिस्टम? गर्ल सिस्टम इंक्लूड्स गोल्जी बॉडी, ठीक है, जी स्टैंड्स फॉर गोल्जी, ईआर स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एल स्टैंड्स फॉर लाइसोसोम्स, ठीक है। जनरली ये जो गर्ल सिस्टम है इसको पढ़ाया जाता है डिटेल में कि ये कैसे काम करता है और ये क्या होता है व्हेन वी हैव डिस्कस्ड अबाउट ईआर, गोल्जी एंड लाइसोसोम। पर मैं आपको एक इसका इंट्रोडक्शन ऑर्गेनेल्स को स्टार्ट करने से पहले ही दे रही हूं, ताकि जब आप ईआर, गोल्जी और लाइसोसोम पढ़ो तो आपको अपने आप तीनों के बीच में एक प्रॉपर रिलेशन एस्टैब्लिश करने में मदद मिले। इसीलिए मैं आपको ये पहले ही बता रही हूं कि हमारे यूकैरियोटिक सेल के अंदर एक कॉम्प्लेक्स सिस्टम काम करता है विच इज कॉल्ड एज द गर्ल सिस्टम, वेयर जी स्टैंड्स फॉर गोल्जी, ईआर स्टैंड्स फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड एल स्टैंड्स फॉर lysosome, and these three cell organelles together form a complex system which is called as the girl system। तो जब अपन इन तीनों सेल ऑर्गेनेल्स को पढ़ लेंगे तो मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है मेरे बच्चों पर कि जब मैं आपको फिर गर्ल बताऊंगी तो वो सिर्फ 5 मिनट का टॉपिक रह जाएगा। तो आप कोशिश करना दैट यू एस्टैब्लिश कनेक्शंस बिटवीन ईआर, गोल्जी एंड लाइसोसोम। एम आई क्लियर अप टिल हियर? सो यहां पर अभी अपन ने सिर्फ 2 ही चीजें पढ़ी हैं, अपन ने सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया है, और आज अपन डिस्कस करेंगे अबाउट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, मतलब ऐसे सेल ऑर्गेनेल्स जिनके पास सिर्फ एक ही मेम्ब्रेन प्रेजेंट है बट वो वेल डिफाइंड मेम्ब्रेन है, तो वो अपन पढ़ेंगे। उसमें सारे सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स के नाम मैं आपको लिखवा चुकी हूँ 2 से 3 बार, तो आई होप और मुझे कॉन्फिडेंस भी है कि आपको अब वो नाम जो है वो याद हो चुके होंगे, पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पर अपन ने जो मेन चीज पढ़ी है दैट इज दी एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में ऑर्गेनेल्स जो है वो एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में काम करते हैं। उसमें 4 आते हैं, ईआर, गोल्जी, लाइसोसोम एंड वैक्यूल। दिस इज एज पर एनसीईआरटी, ठीक है। अगर आप कोई जैसे आपने अगर ट्रूमैन पढ़ा या आप अगर कोई दूसरी बुक पढ़ रहे हो तो वहां पर आप एक और नाम देखोगे एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है।
उन रिफ्रेशर्स में या उन बुक्स के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का नाम भी बहुत जोरों शोरों से लिया जाएगा, बट एनसीईआरटी जो है 11th क्लास की एनसीईआरटी, उसमें ये 4 ही पार्ट्स हैं एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम के, और मैं भी इन्हीं 4 पार्ट्स पे बिलीव करती हूं, तो अपन इन्हीं चारों को याद रखेंगे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज गिवन इन सम रिफ्रेशर्स एंड अदर टेक्स्ट बुक्स अदर देन एनसीईआरटी। ठीक है, तो अब अपन स्टार्ट करते हैं फ्रॉम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नाम इतना कॉम्प्लेक्स है, जैसे पता नहीं क्या भारी भरकम सेल ऑर्गेनेल है। वाकई में भारी भरकम सेल ऑर्गेनेल है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बहुत सारे काम करता है ये सेल के अंदर। अब इसके वर्ड को तोड़ो, एंडो मतलब अंदर। हमेशा याद रखना, बायोलॉजी में हमेशा याद रखना, अगर ईएन वर्ड है तो इसका रेफरेंस एंटर से है, कहीं आई एन लगा हुआ है इन, तो इसका मतलब अंदर से है, अंदर की तरफ प्रेजेंट है। और अगर कहीं ईएक्स लगा हुआ है एग्जिट मतलब बाहर की तरफ, तो एंडो मतलब अंदर। किसके अंदर? साइटोप्लाज्म के अंदर एक नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है, एंड दैट सेल ऑर्गेनेल इज कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसे सेल ऑर्गेनेल को हम बायोलॉजी में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जानते हैं, और आप सब इसके बारे में एक जनरल इंफॉर्मेशन रखते होंगे। तो अब अपन इसको थोड़ा सा गहराइयों में ले जाएंगे। चलिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मेरे साथ डुबकी लगा लीजिए, आइए। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है, ठीक है, इट वाज बेसिकली फर्स्ट ऑब्जर्व बाय, थोड़ी सी हिस्ट्री देखेंगे, इट वाज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व्ड बाय गार्नियर। ठीक है, शैम्पू नहीं है ये, नाम है। इट वाज डिस्कवर्ड बाय पॉटर, क्लॉड एंड पुलेम। term was given by Potter। जनरली एनएससीजेएस में, जनरली है ना, थंब रूल नहीं है, जनरली जो साइंटिस्ट हैं उनके नाम नहीं पूछे जाते हैं, बट हमको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि कई बार क्या होता है जब बहुत सारा पैराग्राफ टाइप क्वेश्चन आ जाता है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आ जाते हैं, या फिर ऐसे आ जाता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स, उसमें कई बार आपको उलझाने के लिए साइंटिस्ट के नाम दे दिए जाते हैं। बट इन जनरल अगर अपन बात करें तो साइंटिस्ट के नाम नेग्लिजिबली पूछे जाते हैं किसी भी एग्जाम के अंदर। बट हाँ, अपन जब इतना सारा पढ़ रहे हैं तो 3-4 एक्स्ट्रा नाम याद करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो ये नाम आप जितनी बार पढ़ते जाओगे आपको ऑटोमेटिकली ये नाम जो है ये याद होते चले जाएंगे। ठीक है, सो दिस इज बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब बात करते हैं जहां से क्वेश्चन बनते हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज स्ट्रक्चर ऑफ ईआर। ईआर का क्या स्ट्रक्चर है? सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली मेड अप ऑफ 3 पार्ट्स। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है बच्चों, वो कितने पार्ट से मिलकर बना है? वो 3 पार्ट से मिलकर बना है। द नेम्स आर सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। सो अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें ईआर की, कि ईआर किससे मिलकर बना है, तो ये 3 पार्ट से मिलकर बना है, सिस्टर्ने, वेसिकल्स एंड ट्यूब्यूल्स। ठीक, एक पॉइंट। दूसरी चीज यहीं पर अगर अपन देखें, अगर अपन टाइप्स ऑफ ईआर देखें तो ईआर बेसिकली 2 टाइप का है। पहला रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको प्यार से आरईआर कहा जाता है, और दूसरा होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसको प्यार से एसईआर कहा जाता है। यहां तक समझ में आ गया
यहां तक कोई कंफ्यूजन नहीं है, मैं बहुत सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में आपको एक एक चीज समझा रही हूं। अगर हम एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्ट्रक्चर की बात करें कि बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बना हुआ किसका है, तो वो बना हुआ है सिस्टर्नी का, वेसिकल्स का और टिब्यूल्स का। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद कितने टाइप का है, तो बेसिकली 2 टाइप का है, इट इज RER एंड SER। RER stands for rough endoplasmic reticulum and SER stands for smooth endoplasmic reticulum। यहां तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं, we'll start with सिस्टर्नी। ठीक है, हम स्टार्ट करेंगे सिस्टर्नी से। अब यहां से मेरी बात को ध्यान से सुनना है, समझना है और रिलेट करने की कोशिश करनी है। अगर कोई बात समझ नहीं आती है तो डाउट में मेंशन करना है, मैं उसको अभी के अभी क्लियर कर दूंगी। ठीक है, सिस्टर्नी देखो, सिस्टर्नी में क्या है बेसिकली, ध्यान से समझेंगे बेटा, है ना, मेरा फेवरेट वर्ड है, ध्यान से समझेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत कंसेप्चुअल चीज है, छोटी सी बात है, एक बार में चमक जाएगी तो लाइफ लॉन्ग चमकी रहेगी, वो बल्ब कभी भी फ्यूज नहीं होगा। ध्यान से देखो, इधर आ जाओ। दिस इज आर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, ये हमारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। न्यूक्लियस को अपन डिटेल में देखेंगे, पर मैं इतना पक्का होप करती हूं कि आपको पता होगा कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, वहां पर 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक, तो अब इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन में, इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन की आउटर मेम्ब्रेन में इस तरह से एक प्रोट्रूजन आता है, एक ग्रोथ आती है, और इस ग्रोथ या प्रोट्रूजन को हम क्या कहते हैं, इट इज कॉल्ड एज अ ब्लेब। इट इज कॉल्ड एज अ ब्लेब। सो बेसिकली व्हाट इज अ ब्लेब? बेसिकली व्हाट इज अ ब्लेब? इट इज अ आउटग्रोथ और इट इज अ प्रोट्रूजन। ठीक है, साइटोप्लाज्म की तरफ, बाहर की तरफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एक ग्रोथ निकलती है। ठीक है, सपोज ये एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में इस तरीके से एक ग्रोथ निकल रही है, आउट ग्रोथ निकल रही है, एक बड टाइप स्ट्रक्चर निकल रहा है, और इस बड टाइप स्ट्रक्चर को हम क्या कह रहे हैं, इट इज कॉल्ड एज अ ब्लेब। ये बात समझ में? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ठीक है, कैसा है? एक डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, इस तरह से 2 मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट है। अब जो आउटर मेम्ब्रेन है, उस आउटर मेम्ब्रेन से इस तरीके से बाहर की तरफ, साइटोप्लाज्म में बाहर की तरफ एक ग्रोथ निकल रही है, एक आउट ग्रोथ बन रही है, एंड दैट इज कॉल्ड एज अ ब्लेब। तो इस ब्लेब से इस तरीके से कुछ ट्यूब्स निकलती हैं, फाइन ट्यूब्स, छोटी छोटी ट्यूब्स निकलती हैं इस तरीके से, एंड दीज ट्यूब्स आर कॉल्ड एज सिस्टर्नी। इन ट्यूब्स को क्या कहा जाता है बच्चों? इन ट्यूब्स को कहा जाता है सिस्टर्नी। सो अगर मुझे सिस्टर्नी को लिखना हो तो मैं इसके नोट्स कैसे बनाऊंगी? सो सिस्टर्नी और व्हाट दे आर fine tubules which are produced by the blebbing of they are produced by the blebbing of nuclear membrane। ये वो फाइन ट्यूब्यूल्स हैं जो कि कैसे प्रोड्यूस हो रही हैं? दे आर प्रोड्यूस्ड बाय द ब्लेबिंग ऑफ द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे? दे आर parallelly arranged but are interconnected। बात समझ में आई? ये पैरेलली अरेंज्ड है बट ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब इन सिस्टर्नी की सबसे खास बात क्या है कि इसके ऊपर कुछ
मोतीनुमा स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं, इसके ऊपर कुछ मोतीनुमा स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं जो कि इसको एक रफ अपीयरेंस देते हैं। इसके ऊपर मोतीनुमा स्ट्रक्चर्स लगे हुए हैं जो कि इसको एक रफ अपीयरेंस देते हैं इस तरीके से। एंड दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड एज, they are called as ribosomes. They are called as ribosomes. So what is the characteristic feature of cisternae? That they have ribosomes attached to its surface. They have ribosomes attached to its surface which gives it a rough appearance. वो उसको एक रफ अपीयरेंस देते हैं और सिस्टर्ने के ऊपर हमेशा क्या प्रेजेंट है? राइबोसोम्स प्रेजेंट है। नाउ दीज राइबोसोम्स आर अटैच्ड, ये जो राइबोसोम्स हैं, these ribosomes are attached to this cisternae with the help of a protein. ये जो राइबोसोम्स हैं ये अटैच्ड है with the help of a protein, और उस प्रोटीन का नाम क्या है बच्चों? उस प्रोटीन का नाम है राइबोफोरिन। मैं डिक्टेट कर रही हूं, आप इसके नोट्स बना लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो राइबोसोम्स हैं दे आर अटैच्ड टू सिस्टर्ने, राइबोसोम जो है वो सिस्टर्ने से अटैच्ड है विद द हेल्प ऑफ अ प्रोटीन। तो राइबोसोम को सिस्टर्ने के ऊपर अटैच करने में एक प्रोटीन काम में आता है एंड दैट प्रोटीन इज कॉल्ड एज राइबोफोरिन। यहां तक बात समझ में आ गई? ठीक, अब एक चीज या एक जो कंसेप्ट है वो अपन यहीं पर बनाएंगे। कंसेप्ट अपन यहां पर क्या बनाएंगे? क्योंकि सिस्टर्ने के ऊपर राइबोसोम्स हैं और ये राइबोसोम सिस्टर्नी को एक रफ अपीयरेंस दे रहे हैं, तो बेसिकली RER जो है वो बेसिकली किसके बने हुए हैं? दे आर मेड अप ऑफ दीज राइबो, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज बेसिकली मेड अप ऑफ, इट इज बेसिकली मेड अप ऑफ सिस्टर्नी। ये किसके बने हुए हैं? ये बेसिकली सिस्टर्नी के बने हुए हैं, क्योंकि सिस्टर्नी जो है उसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट है जो कि उसको एक रफ अपीयरेंस देते हैं। इसीलिए रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो किसका बना हुआ है? बेसिकली वो बेसिकली सिस्टर्नी का बना हुआ है। ठीक, चलो यहां तक बात समझ में आ गई होगी, मुझे लगता नहीं है यहां पर कोई कंफ्यूजन है। ये पूरे नोट्स आपके बन गए सिस्टर्नी के बारे में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, वेसिकल्स के बारे में। वेसिकल्स क्या होते हैं? वेसिकल्स कहीं पर भी बायोलॉजी में वेसिकल नाम आ जाए, सो दे आर स्मॉल स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स। ये छोटे छोटे स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स हैं। दे मे हैव राइबोसोम्स, दे मे नॉट हैव राइबोसोम्स। इनके पास राइबोसोम हो भी सकते हैं और इनके पास राइबोसोम नहीं हो भी सकते हैं। ठीक है, दोनों ही कंडीशंस पॉसिबल हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन ट्यूब्यूल्स की। ट्यूब्यूल्स भी क्या है? दे आर ऑल्सो फाइन ट्यूब्स। ट्यूब्यूल्स आर ऑल्सो फाइन ट्यूब्स बट दे आर ब्रांच्ड। ये कैसी होंगी? ये ब्रांच्ड होंगी। किस तरीके से ब्रांच्ड होंगी? देखो इधर, समझ में आ रहा है बच्चों? प्लीज कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिखते जाइए, मैं आंसर करती चली जाऊंगी। मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो। सो ट्यूब्यूल्स आर बेसिकली लाइक दिस, दे आर हाईली ब्रांच्ड। तो ये ब्रांच स्ट्रक्चर्स हैं। ऐसा कहा जाता है बच्चों, ऐसा कहा जाता है कि जो सिस्टर्नी है वो ग्रो करता चला जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से आगे की तरफ चलता जाता है एंड इट ट्रांसफॉर्म इटसेल्फ टू ट्यूब्यूल्स। नाउ ट्यूब्यूल्स आर जनरली डिवॉइड ऑफ राइबोसोम। ठीक, ट्यूब्यूल्स आर जनरली डिवॉइड ऑफ राइबोसोम्स। यहां पर जनरली मतलब ज्यादातर केसेस में नो राइबोसोम्स अटैच। ठीक है, तो
तो यहां पर राइबोसोम्स अटैच नहीं होंगे, तो ये बेसिकली ट्यूब्यूल्स जो है ये किसका फॉर्मेशन करेगा, ये SCR का फॉर्मेशन करेगा। दैट मीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बेसिकली किसका बना हुआ है, वो ट्यूब्यूल्स का बना हुआ है। बट ये कोई थंब रूल नहीं है कि बस ट्यूब्यूल्स का मतलब SCR हो गया और जो सिस्टर्नी हो गए वो RER हो गया, ऐसा कोई थंब रूल नहीं होता। बट हाँ, ज्यादातर केसेस की अगर अपन बात करें तो जो RER है वो सिस्टर्नी का बना हुआ होता है, और जो SCR है जिसके ऊपर राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, एक स्मूथ सरफेस है, वो बेसिकली किसका बना हुआ होता है, वो बेसिकली ट्यूब्यूल्स का बना हुआ होता है। ये जो ट्यूब्यूल्स है दे आर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दे आर क्लोज टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकती हूं, आप कमेंट बॉक्स सेक्शन में ट्रू और फॉल्स बोलना, कि जो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जो SCR है, क्या वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास होगा, ट्रू और फॉल्स। और जो सिस्टर्नी है या जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो न्यूक्लियस के पास होगा। आपको मेंशन करना है ट्रू या फॉल्स। मैं यहां पर स्टेटमेंट लिख रही हूं, आई नीड द आंसर इन द कमेंट बॉक्स सेक्शन ऑन दीज टू स्टेटमेंट, दैट दीज टू स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। RER, ये क्विज राउंड है, ये क्विज है, लाइव क्विज है ये। RER is close to nuclear membrane and SCR is close to plasma membrane. You need to tell whether the above statements are true or false। समझ में आ गया यहां तक, कंसेप्ट चमक गया तो आगे चले, मूविंग ऑन टू दी फंक्शंस। मूविंग ऑन टू द फंक्शंस, ठीक है। अगर मैं RER के फंक्शन के बारे में बात करूं, सो RER का क्या फंक्शन होगा, RER जो है दैट इज बेसिकली रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। एक चीज हमेशा याद रखना है ना, एक एक चीज कर कर मैं आपको 1,00,000 बातें बता दूंगी, ठीक है, पर एट अ टाइम एक एक बात याद रखना कि कहीं पर भी राइबोसोम आ जाएं, वापस से बोल रही हूं, ध्यान से सुनेंगे, ध्यान लगाएंगे मेरी बात पर, ठीक है। कहीं पर भी अगर राइबोसोम वर्ड आ गया तो आंख बंद कर कर उसको जोड़ देना, अपनी मन की आंखों से उसे जोड़ देना, किसके साथ, प्रोटीन सिंथेसिस के साथ। तो जहां जहां राइबोसोम वहां वहां प्रोटीन सिंथेसिस, जहां जहां प्रोटीन सिंथेसिस वहां वहां पर राइबोसोम्स प्रेजेंट होंगे। एम आई क्लियर टू एवरीबडी ऑन दिस पार्ट, किसी को कोई डाउट तो नहीं है। सो RER का मेन फंक्शन क्या होगा, प्रोटीन सिंथेसिस होगा। अब अगर अपन यहां इतनी बात कर रहे हैं तो एक और चीज अपन यही लिख लेंगे, दैट व्हाट वुड बी द लोकेशन, व्हाट वुड बी द लोकेशन ऑफ RER। RER आपको कहां ज्यादा मिलेगा, तो जहां पर प्रोटीन सिंथेसिस ज्यादा वहां पर RER ज्यादा। तो कुछ एग्जांपल्स दे रही हूं मैं, वैसे तो जैसे जैसे अपन आगे पढ़ते चले जाएंगे आपको अपने आप क्लैरिटी आती जाएगी, आपका विजन अपने आप क्लियर हो जाएगा कि यहां पर RER ज्यादा होगा या SCR ज्यादा होगा। बट फिर भी मैं बता देती हूँ कुछ कुछ कॉमन एग्जांपल्स जो आपको पता होने चाहिए। तो RER प्रेजेंट होगा वहां जहां पर प्रोटीन की रिक्वायरमेंट ज्यादा है। सो इट इज बेसिकली प्रेजेंट इन मोर क्वांटिटी इन फाइब्रोब्लास्ट। फाइब्रोब्लास्ट क्या होते हैं बच्चों, फाइब्रोब्लास्ट आर फाइबर्स प्रोड्यूसिंग सेल्स। ऐसे सेल्स जो फाइबर्स प्रोड्यूस करते, दे आर कॉल्ड एज फाइब्रोब्लास्ट। तो हमारी बॉडी में 2 मेन टाइप के फाइबर्स हैं, अपन टिश्यू चैप्टर पढ़ेंगे वहां पर इसको बहुत डिटेल में लेंगे। सो बेसिकली यहां पर 2 टाइप के फाइबर्स हैं, पहला है कोलेजन और दूसरा है इलास्टिन, ठीक है। तो इन फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स में वो सेल्स जो कि फाइबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन सेल्स के अंदर
RER जो है वो काफी ज्यादा मात्रा में प्रेजेंट होगा, इट इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटीज। सो फाइब्रोब्लास्टिक सेल्स, ऐसे सेल्स जो फाइबर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके पास RER की क्वांटिटी जो है वो हमेशा ज्यादा होगी। दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं, इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, तो इंसुलिन जो है बच्चों वो बेसिकली एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी के अंदर ब्लड शुगर लेवल को कम करता है। मैं वापस से रिपीट कर रही हूं, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ध्यान लगाएंगे मेरी बात पे। इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल्स, सो हमारे बॉडी के सेल्स जो इंसुलिन प्रोड्यूस करते हैं उनके पास RER जो है वो ज्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होगा, ठीक है, क्योंकि इंसुलिन बेसिकली प्रोटीनेशियस इन नेचर है। तो ऐसे कोई भी सेल्स जो प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स या प्रोटीनेशियस एंजाइम प्रोड्यूस करते हैं उनके पास हमेशा RER की क्वांटिटी ज्यादा होगी। मैं वापस से बोल रही हूं, ध्यान लगाएंगे मेरी बात पर। ध्यान कैसे लगाएंगे, मेरी बात सुने। ऐसे सेल्स जिनके पास वन सेकेंड ऐसे सेल्स जिनके पास कैपेसिटी है एंजाइम्स, प्रोटीनेशियस एंजाइम्स एंड प्रोटीनेशियस हॉर्मोन्स को प्रोड्यूस करने की, उनके पास हमेशा RER ज्यादा होगा। तो मैं यहां पर एक एग्जांपल आपको दे रही हूं, किसका, इंसुलिन का। तो इंसुलिन एक हार्मोन है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड शुगर लेवल को कम करता है, डायबिटीज को कंट्रोल करने का काम करता है। सो इंसुलिन प्रोड्यूसिंग सेल से मेरा मतलब है यहां पर पैनक्रियाज, ठीक है। तो पैनक्रियाज जो है उनके पास वो पैनक्रियाज के वो सेल्स जो कि इंसुलिन प्रोड्यूस कर रहे हैं, वहां पर क्या ज्यादा होगा बच्चों, वहां पर RER ज्यादा होगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, अपन जैसे जैसे पढ़ते चले जाएंगे वहां पर एक नोट लगाकर देखते चले जाएंगे कि इस सेल के अंदर RER ज्यादा होगा या SER ज्यादा होगा। क्या ये पॉइंट यहां तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है? अगर कंफ्यूजन आता है बच्चों तो प्लीज आप लाइव चैट में लिखते जाइए, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई करूंगी। और अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं मेरा, तो भी आप सारे डाउट्स को कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन करते जाइए, मैं आपको डेफिनेटली रिप्लाई करूंगी ही करूंगी। कंफ्यूजन मन में नहीं रख रहे हैं, ठीक? देख लो यहां तक क्लियर, चले आगे। अब बात करेंगे अपन SER के फंक्शंस की। तो SER के जो फंक्शंस हैं वो काफी सारे हैं, तो अपन एक एक कर जो जनरल फंक्शंस हैं SER के उनको अपन लेते चले जाएंगे, ठीक है। सो जैसे RER प्रोटीन सिंथेसिस के लिए मैंडेटरी है, वैसे ही SER इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड, ठीक है। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड स्टेरॉइड, ठीक है। अब हमारी जो मसल्स होती है ना, हमारी जो मसल्स हैं, उस मसल के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है बच्चों, उसको कहा जाता है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैं लिख दूंगी, द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट इन द मसल्स is called as sarcoplasmic reticulum। मैं लिख देती हूं यहां पे ताकि आपको याद रहे। The ER present in muscle cell is called as sarcoplasmic, इट इज कॉल्ड एज सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। अब ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट इज बेसिकली व्हाट, इट इज बेसिकली SER। ये जो सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका अगर मैं आपसे नेचर पूछूं, ठीक है, तो ये कैसा है, ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम टाइप का है। और ये SER जो है, इट प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स टू द बाइंडिंग साइट्स। ये जो मैं इसको ऐसे समझाती हूं आपको, देखो यहां पर देखो, ये हमारी नर्व्स हैं, ठीक है। नर्व से इंपल्स जाता है मसल्स के पास, ठीक है।
इम्पल्स, इम्पल्स मतलब एक इलेक्ट्रिकल मैसेज है ना, एक इलेक्ट्रिकल मैसेज जाता है हमारी मसल्स के पास, ठीक है। और इस नर्व इम्पल्स के मैसेज के द्वारा ही हमारी मसल्स जो हैं वो काम करती हैं। आप मेरी बात से रिलेट करोगे, जब तक आपको पॉइंट्स बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ रहे हैं, आपका हाथ चलता जा रहा है, आप लिखते चले जा रहे हो, बिकॉज आपका ब्रेन जो है वो आपके हाथ की मसल्स को एक मैसेज भेज रहा है, वहां सब चमक रहा है, लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ। जैसे ही आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन आएगा, आपको कोई पॉइंट क्लैरिटी के साथ अगर समझ नहीं आएगा, वहीं आपकी जो स्पीड है लिखने की वो कम हो जाएगी, है ना। तो ये जो लिखने की स्पीड कम हो रही है, आपकी मसल्स ने जो काम करना बंद कर दिया, या फिर आपके मैसेज, दिमाग से जो मैसेज जा रहा है कि वह सब समझ में आ रहा है, लिखो, तो आप अगर स्पीड में लिख रहे हो या लिखना बंद कर रहे हो, तो दोनों ही कंडीशन में आपकी हाथ की जो मसल्स है वो आपकी ब्रेन के मैसेज के हिसाब से काम कर रही हैं। दैट मीन्स मसल्स को कौन कंट्रोल कर रहा है? इलेक्ट्रिकल इंपल्स कंट्रोल कर रहा है। और ये इलेक्ट्रिकल इंपल्स किसकी मदद से आता है? ये नर्व्स की मदद से आता है। तो नर्व से जब इंपल्स आता है मसल्स के पास, तो इस इंपल्स को या इस मैसेज को प्रॉपरली मसल्स में डिस्ट्रीब्यूट करने का काम, या फिर प्रिसाइजली अगर मैं बोलूं, इस इंपल्स को इसकी राइट लोकेशन तक पहुंचाने का काम कौन करता है? ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। और ये सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम खुद किसका बना हुआ है? उसका नेचर क्या है? वो बेसिकली स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, ठीक है। अपन जब मसल फिजियोलॉजी पढ़ेंगे तब इस चीज को अपन डिटेल में समझेंगे और आपको बहुत मजा आएगा ये पढ़ने में। मसल फिजियोलॉजी की मसल्स जो है वो कैसे कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती हैं, किस तरीके से मसल्स के अंदर जो प्रोटीन प्रेजेंट है, जो एक्टिन और मायोसिन प्रेजेंट है, तो उन एक्टिन और मायोसिन के बीच में जो बाइंडिंग होती है, उस बाइंडिंग में ये एसईआर जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। पर अभी के लिए, क्योंकि आपको एक्टिन मायोसिन पता नहीं है, आपको अभी कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल पता नहीं है, तो अगर मैं इसको डिटेल में आपको यहाँ समझाऊंगी तो आपको ऐसा लगेगा कि आज नेहा मैम को क्या हो गया, मैम फ्रेंच बोलने लग रही है ना। जब हमको चीजें समझ नहीं आती है ना तो फिर वो फ्रेंच लगती है। तो अभी के लिए हम सिर्फ इतना समझेंगे कि हमारी मसल्स के अंदर जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है उसको हम सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम बोलते हैं। और सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो बेसिकली एसईआर है, और ये नर्व इंपल्स को मसल तक या मसल के फाइबर्स तक या मसल की बाइंडिंग साइट तक भेजने का काम करता है। कैसे करता है, किस तरीके से काम करता है, वो अपन मसल फिजियोलॉजी के अंदर समझेंगे। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है? नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन जिसके ऊपर एनएससीजेएस में एक बार क्वेश्चन आया था कि एसईआर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट वर्ड है डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। सो ऐसा कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जो कि हमारी बॉडी में प्रेजेंट है और वो हमारी बॉडी के लिए एक थ्रेट है, एक पॉइजन के जैसा काम करता है, कोई फॉरेन सब्सटेंस है जो हमारी बॉडी का पार्ट नहीं है, उसको बॉडी से एलिमिनेट कराने का काम करता है एसईआर। और ये पूरा प्रोसेस जो है ये कहाँ होता है बच्चों? इट टेक्स प्लेस इन द लिवर। ये जो डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का काम है ये कहाँ होता है बच्चों? इट टेक्स प्लेस इन द लिवर। एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स का मतलब है ऐसा कोई भी फॉरेन सब्सटेंस या ऐसा कोई भी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट विच एक्ट्स लाइक अ पॉइजन विच इज अ थ्रेट टू द बॉडी, है ना, इट इज टॉक्सिक फॉर द बॉडी, सो इट हैज टू बी एलिमिनेटेड। उसे बॉडी से एलिमिनेट करना पड़ेगा थ्रू यूरिन और थ्रू एनी मैकेनिज्म, उसे बॉडी से बाहर निकालना है। तो इस प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है एसईआर। और ये जो पूरा प्रोसेस है ये कहाँ होता है? हमारी लिवर के अंदर। तो हमारी लिवर के अंदर कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट हैं। वो एंजाइम्स जो हैं वो क्या करते हैं? बेसिकली वो क्या करते हैं, जितने भी लिपिड सॉल्यूबल ड्रग्स हैं,
जितनी भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं उनको वाटर सॉल्युबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, और जैसे ही कोई भी ड्रग वाटर सॉल्युबल होगी, पानी में घुल जाएगी, तो उसे बॉडी से एलिमिनेट करना इजी हो जाएगा। एक चीज हमेशा याद रखना, जितनी भी लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स हैं, लिपिड सॉल्युबल पॉइजन्स हैं, लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंसेस हैं, उनका एलिमिनेशन जो है वो डिफिकल्ट होता है। बट हमारा लिवर क्या करता है, लिवर के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, इस लिपिड सॉल्युबल सब्सटेंस को वाटर सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है, एंड देन द पैसेज ऑफ द ड्रग और द केमिकल और द टॉक्सिन बिकम्स इजी। तो ये हमारी बॉडी से टॉक्सिक प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और कौन करता है इस इंपॉर्टेंट रोल को प्ले? एसईआर लिवर के अंदर लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स को वाटर सॉल्युबल ड्रग्स में कन्वर्ट करता है और बॉडी से एलिमिनेट कराने में मदद करता है। क्या ये पॉइंट यहां पर क्लियर है? क्लियर है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन यहीं पर समझेंगे, दैट is glycogenolysis. It is responsible for a very important process that is called as glycogenolysis. Glycogenolysis का मतलब है कि जो ग्लाइकोजन है वो हमारी लिवर के अंदर एसईआर की मदद से किसमें कन्वर्ट हो जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। यहां पर मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। हमारा जो ग्लूकोज है, जो भी कार्बोहाइड्रेट हम हमारी बॉडी में ले रहे हैं, ठीक है, वो ग्लूकोज अगर स्टोर हो रहा है हमारी बॉडी के अंदर, तो वो स्टोर होता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। प्लांट्स के केस में ये ग्लूकोज स्टोर होता है स्टार्च के फॉर्म में। मैं लिख देती हूं, इन केस ऑफ प्लांट ग्लूकोज इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। ग्लूकोज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है, वेयर एज ग्लूकोज एनिमल्स के केस में स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। तो ये ग्लाइकोजन जो है बेसिकली या तो हमारे लिवर सेल्स में स्टोर होता है या मसल्स में स्टोर होता है। अब अगर आपकी बॉडी को एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो इस ग्लाइकोजन से क्या बनेगा? ग्लूकोज बनेगा, बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और आपको एनर्जी मिलेगी। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज ग्लूकोजिनोलाइसिस। इसमें ग्लाइकोजन जो है ये टूट जाता है ग्लूकोज में, और ये भी कहां होता है? लिवर के अंदर होता है। क्लियर है? ये बात समझ में आ गया यहां तक? मुझे लगता नहीं है यहां तक कोई डाउट होगा। क्लियर? अब देखते हैं ये एसईआर की लोकेशन क्या है। Where is this SCR basically located? So इसकी लोकेशन क्या होगी? It is present in the liver cells mainly and it is present in the adipocytes. Adipocytes कौन होते हैं? They are basically fat storing cells. तो फैट स्टोरिंग सेल्स के अंदर यानी एडिपोसाइट्स के अंदर क्या ज्यादा प्रेजेंट होगा? एसईआर। लिवर सेल्स के अंदर क्या ज्यादा प्रेजेंट होगा? एसईआर ज्यादा प्रेजेंट होगा। तो यहां पर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो खत्म होता है। और अगर कोई भी डाउट है आपको एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, तो प्लीज आप उसे कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे बता दीजिए। मैं डेफिनेटली उसका रिप्लाई करूंगी और आपके कंफ्यूजन को क्लियर करूंगी। ठीक है? ठीक? कोई भी डाउट है, कैसा भी, कोई भी, तो आप मेरे से प्लीज पूछ लीजिए, कमेंट बॉक्स सेक्शन में मेंशन कर दीजिए। नाउ वी विल स्टार्ट विद अनदर इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल दैट इज कॉल्ड एज गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी, ठीक है। सो दिस गोल्जी बॉडी, थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेते हैं। इट वॉज फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व बाय George but the structure was studied by कैमिलो गोल्जी, और इसीलिए इसको गोल्जी बॉडी भी कहा जाता है। बट इसका इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर जो था, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक
इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर वॉज स्टडीड बाय डाल्टन। इसीलिए गोल्जी को कुछ बुक्स में डाल्टन कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये इसकी एक हिस्ट्री है जिसमें कैमिलो गोल्जी के बारे में जनरली बात कर ली जाती है। कैमिलो गोल्जी ने पहली बार गोल्जी को देखा था इट वॉज फर्स्ट टाइम सीन इन द नर्व सेल ऑफ आउल एंड कैट। उल्लू और बिल्ली के नर्व सेल में सबसे पहली बार कैमिलो गोल्जी ने गोल्जी को देखा था, और इन्हीं साइंटिस्ट के नाम पर इस ऑर्गेनेल का नाम दिया गया, दैट इज नोन एज गोल्जी बॉडी। अब यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज लिखेंगे, स्टार लगा के लिखेंगे, गोल्जी बॉडी इन केस ऑफ प्लांट सेल is called as डिक्टायोसोम्स या डिक्टियोसोम्स। ठीक है, कुछ भी बोलो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इट इज कॉल्ड एज डिक्टायोसोम्स और इट इज कॉल्ड एज डिक्टियोसोम्स। क्लियर? चलो अब बात करते हैं गोल्जी बॉडी के साइज के बारे में, है ना। साइज क्या है गोल्जी का? सो द साइज ऑफ द गोल्जी इज वेरिएबल। The size of the Golgi is variable. वेरिएबल कैसे? जितने भी सिक्रीटरी सेल्स हैं जो किसी ना किसी चीज का सिक्रीशन कर रहे हैं, जैसे हॉर्मोन्स प्रोड्यूस कर रहे हैं या एंजाइम्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनके केस में गोल्जी का साइज जो है वुड बी लार्ज। यहां पर गोल्जी का साइज कैसा होगा? लार्ज होगा। पर जितने भी नॉन सिक्रीटरी सेल्स हैं जो कुछ भी सिक्रीट नहीं कर रहे हैं, जैसे कि मसल सेल, ठीक है, वहां पर गोल्जी का साइज क्या हो जाएगा? स्मॉल हो जाएगा। सो डिपेंडिंग ऑन द फंक्शन द साइज ऑफ द गोल्जी इज वेरिएबल। नॉन सिक्रीटिंग सेल्स जो किसी भी चीज का सिक्रीशन नहीं कर रहे हैं, वहां पर गोल्जी का साइज छोटा होगा, और ऐसे सेल जो एक्टिवली सिक्रीट कर रहे हैं वहां पर गोल्जी का साइज जो है वो बड़ा होगा। ठीक, अब यहीं पर बात करते हैं अपन नंबर के बारे में। नंबर ऑफ गोल्जी in case of animals 1 गोल्जी पर सेल इज प्रेजेंट। ठीक है, नंबर अगेन वेरिएबल है गोल्जी का, बट कम से कम एक गोल्जी एक सेल में प्रेजेंट होगा। बट इन एनिमल सेल द नंबर इज वेरिएबल। बट अगर अपन को एक मिनिमम की बात करनी पड़े तो एक सेल के अंदर एक गोल्जी तो प्रेजेंट होगा ही होगा। यहीं पर अगर मैं प्लांट्स के बारे में बात करूं तो 6 to 12 गोल्जी पर सेल इज प्रेजेंट। तो एनिमल में मिनिमम एक गोल्जी पर सेल प्रेजेंट होगा, और प्लांट्स के केस में 6 से 12 गोल्जी या डिक्टियोसोम्स एक प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होंगे, है ना। और द नंबर इज वेरिएबल। एनिमल्स के केस में ये नंबर वेरिएबल है, ये वेरी करेगा, बट एक तो होगा ही होगा। और प्लांट्स के केस में भी ये ऑन एन एवरेज बात है कि 6 से 12 होंगे, बट दिस नंबर इज अगेन वेरिएबल। ये नंबर भी कैसा होगा? वेरिएबल होगा। क्या यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर है ये बात यहां तक? अब बात करते हैं लोकेशन ऑफ गोल्जी। इन केस ऑफ एनिमल सेल्स Golgi is located close to nucleus. एनिमल सेल के केस में गोल्जी जो है वो न्यूक्लियस के पास प्रेजेंट होगा, एंड दैट स्पेस जहां पर गोल्जी प्रेजेंट है या वो स्पेस जो न्यूक्लियस के पास है उसको बोला जाता है पेरी न्यूक्लियर स्पेस, विच इज कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस। ठीक है, whereas in case of plants
the location of Golgi is diffused. ठीक है, ऐसे कोई एक स्पेसिफिक जगह नहीं है, या फिर आप बोल सकते हो इट इज स्कैटर्ड। एनिमल्स के केस में गोल्जी जो है वो न्यूक्लियस के पास है एंड दैट स्पेस इज कॉल्ड एज पेरी न्यूक्लियर स्पेस, वेयरएज इन केस ऑफ प्लांट इट इज स्कैटर्ड, डिफ्यूज है, कहीं पर भी प्रेजेंट है। अब यहां पर एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान देंगे, द साइट वेयर Golgi is present, the cytoplasm या cytosol surrounding it does not have any other organelle and this area is called as zone of exclusion. This is called as zone of exclusion। मतलब हिंदी में अगर बताऊं इसका मतलब, तो जहां पर गोल्जी प्रेजेंट होता है उस गोल्जी के आसपास जो मैट्रिक्स प्रेजेंट है साइटोप्लाज्म की, वहां पर कोई और सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं होता। दैट एरिया इज एब्सोल्युटली क्लियर, वहां पर और कोई सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है एंड दैट क्लियर एरिया इज कॉल्ड एज जोन ऑफ एक्सक्लूजन। उस क्लियर एरिया को जोन ऑफ एक्सक्लूजन कहा जाता है। मैं वापस से बोल रही हूं, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जहां पर भी गोल्जी प्रेजेंट है उस गोल्जी के आसपास जो साइटोप्लाज्मिक मैट्रिक्स है वहां पर कोई दूसरा सेल ऑर्गेनेल सस्पेंडेड नहीं है, दूसरा सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट नहीं है एंड दैट एरिया इज कॉल्ड एज जोन ऑफ एक्सक्लूजन। दैट क्लियर एरिया इज कॉल्ड एज जोन ऑफ एक्सक्लूजन। यहां तक बात समझ में आ गई? क्लियर? अब क्विकली अपन बात करते हैं गोल्जी के बात करेंगे अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी। तो जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना है या 3 पार्ट से मिलकर बना है, दैट इज सिस्टर्नी, ट्यूब्यूल्स एंड वेसिकल्स, एग्जैक्टली वैसे ही गोल्जी भी 3 पार्ट से मिलकर बना है, सिस्टर्नी, वेसिकल्स एंड vacuoles. So it is basically made up of cisternae, vesicles and vacuoles, and in minor quantity certain tubules are also present. ठीक है, कुछ जगह पर गोल्जी में certain tubules are also present। हमेशा याद रखना, सिस्टर्नी वर्ड आ गया मतलब पैरेलली अरेंज ट्यूब्स हो गई, ट्यूब्यूल वर्ड आ जाएगा दैट मींस ब्रांच ट्यूब्स आ जाएंगी, ये एक फैक्ट रहेगा। ठीक, अब यहां पर ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, इंपॉर्टेंट है, इन केस ऑफ गोल्जी a definite polarity is present। अगर हम गोल्जी के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर रहे हैं बच्चों, है ना, अगर मैं गोल्जी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो यहां पर एक डेफिनेट पोलैरिटी प्रेजेंट है। क्या होती है वो पोलैरिटी अब मैं आपको समझाऊंगी। आई होप यहां तक आपने लिख लिया है और यहां तक आपको कोई डाउट नहीं है। अब अपन देखते हैं इसका स्ट्रक्चर ऑफ गोल्जी। ध्यान से देखेंगे इधर, ठीक है, कुछ इस तरीके से गोल्जी का स्ट्रक्चर होता है। नाउ यू कैन क्लियरली सी, आप यहां पर ध्यान से एक चीज देख सकते हैं कि एक पार्ट ऑफ गोल्जी जो है ये कॉन्वेक्स है। ध्यान से समझना बेटा, नोट्स बाद में बना लेना, पर बात सुन लो, नोट्स आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाएंगे, आप इस लेक्चर को 10 बार दोबारा देख सकते हो, पर मेरी बात अभी ध्यान से सुनो और पहली बार में ही समझ लो, पहली बार में ही बल्ब जला लो, चमका लो। तो आप ध्यान से अगर देखोगे तो गोल्जी का एक पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स है और जो ऑपोजिट पार्ट है यहां पर वो कॉनकेव है। ठीक,
ये सारे जो है these parallelly arranged stacks are called as cisternae. ठीक है, ये पैरेलली अरेंज स्टैक्स जो हैं ये सिस्टर्नी है। अब इन सिस्टर्नी में एक पार्ट जो है वो कॉन्वेक्स है और जो लास्ट पार्ट है दैट इज कॉल्ड एज कॉनकेव। यहां तक बात समझ में आई। ये जो कॉन्वेक्स पार्ट है इसी को बोला जाता है सिस फेज, इसी को बोला जाता है फॉर्मिंग फेज। क्यों बोला जाता है वो मैं अभी सारी चीजें आपको समझाऊंगी। Whereas ये जो कॉनकेव फेज है दिस इज कॉल्ड एज द ट्रांसफेज, दिस इज कॉल्ड एज द maturing phase. So this is the main reason why it is said that Golgi has a definite polarity because इसके सिस्टरने के जो दो एंड्स हैं ये आपस में एक दूसरे से अलग अलग हैं, डेफिनेटिव फंक्शन कैरी करते हैं, therefore it is said to have definite polarity. So this is called as the cis phase and this is called as the concave phase, trans phase, maturing phase। और ये दोनों गोल्जी जो बीच में प्रेजेंट है या ये दोनों सिस्टरने जो बीच में प्रेजेंट है इन्हें बोला जाता है मीडियन गोल्जी या मीडियन सिस्टरने। दे आर कॉल्ड एज मीडियन सिस्टरने। दिस इज कॉल्ड एज सिस फेज, फॉर्मिंग फेज, कॉन्वेक्स फेज। दिस इज कॉल्ड एज कॉनकेव, ट्रांस और मैच्योरिंग फेज। और इसे बोला जाता है मीडियन सिस्टरने। और ये जो स्पेस है इसे बोला जाता है इंटरसिस्टरने स्पेस। ठीक, अब यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखते रहो मेरी बात, छोड़ो मत। ये जो कॉन्वेक्स फेज है या जो फॉर्मिंग फेज है, सिस फेज है, दिस इज ऑलवेज क्लोज टू द न्यूक्लियस। ये हमेशा किसके पास होगा? ये हमेशा न्यूक्लियस के पास होगा। और ये वाला फेज जो है इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस से दूर होगा। सिस फेज जो है it will always receive the vesicles। ध्यान से देखो, it will always receive the vesicles from the endoplasmic reticulum। ये vesicles जो है ये कहां से आ रहे हैं? These vesicles are coming from the endoplasmic reticulum। और ये क्या लेकर आ रहे हैं? या तो प्रोटीन लेकर आ रहे हैं या फिर ये लेकर आ रहे हैं लिपिड। यहां तक बात समझ में आई? क्लियर है? क्लियर है ये बात? बेसिकली गोल्जी जो है वो सिस्टरने, ये सिस्टरने हो गए, वेसाइकल्स, ये वेसाइकल्स हो गए। ये वेसाइकल्स क्या लेकर आ रहे हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड को लेकर आ रहे हैं। और ये वेसाइकल जब इस सिस फेज के पास आएंगे, इस सिस फेज के पास आएंगे तो देखो यहां क्या होगा? दे विल पोर देयर कंटेंट, they will pour their content inside the forming phase और cis phase। ये वेसाइकल्स जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड को लेकर आ रहे हैं ये अपने कंटेंट को सिस फेज के अंदर डाल देंगे, इसके अंदर अपने सारे सिक्रीशंस को पोर कर देंगे। एक चीज याद रखना बच्चों, गोल्जी का जो काम है वो एक पैकेजिंग यूनिट का है। गोल्जी क्या करता है? चीजों की पैकेजिंग करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है। आप इसको ऐसे समझो कि ईआर जो है वो मैगी बना रहा है, ठीक है? उस मैगी के ऊपर जो येलो कलर का रैपर लग रहा है, जो पैकेजिंग हो रही है, वो कौन कर रहा है? गोल्जी कर रहा है। या फिर आप इसको ऐसे समझो कि आपकी फ्रेंड का बर्थडे है ना, आपने उसके लिए एक गिफ्ट खरीदा, तो गिफ्ट तो आपने एक शॉप से खरीद लिया, बट उस गिफ्ट को पैकेज करना पड़ेगा ना अच्छे से, उसके ऊपर एक गिफ्ट रैप लगाना पड़ेगा, उसके ऊपर आप एक स्टिकर लगाओगे जिसपे आप लिखोगे विद लॉट्स ऑफ लव XYZ, विद लॉट्स ऑफ लव अवनी, विद लॉट्स ऑफ लव निलय, व्हाटएवर। तो आप उसकी पैकेजिंग करोगे। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो है, जहां से चीज बन रही है, जहां से आपने चीज खरीदी है, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, बट उसकी पैकेजिंग जो है वो कौन कर रहा है? वो बेसिकली गोल्जी कर रहा है। तो गोल्जी कैसे पैकेजिंग करेगा? ईआर जो है वो वेसाइकल्स के माध्यम से, वेसाइकल की मदद से प्रोटीन और लिपिड को गोल्जी के पास भेजेगा। तो ये वेसाइकल्स गोल्जी के पास आएंगे, कौन से फेज पर आएंगे? सिस फेज पर आएंगे, कॉन्वेक्स फेज पर आएंगे, फॉर्मिंग फेज पर आएंगे, उस फेज पर आएंगे जो कि न्यूक्लियस के पास है। वहां पर ये वेसाइकल्स आएंगे, अपना सारा सिक्रीशंस इन सिस्टरने के अंदर डाल देंगे। अब जब ये सिक्रीशंस यहां पर आ गए तो इट विल मूव फ्रॉम वन सिस्टरने टू अदर, देन टू द नेक्स्ट, एंड फाइनली
finally from here, that is the concave phase, trans phase, maturing phase, packaged vesicles are released, और ये vesicles जो है इनके ऊपर एक पैकेजिंग लग चुकी है, ये प्रॉपरली कोट हो चुके हैं, एंड नाउ दे आर कॉल्ड एज दी vacuoles या फिर bigger vesicles, and then they are transported inside the cell. So this is the complete ultra structure of Golgi along with the function of Golgi, and I have explained to you that why this phase is called as the cis phase and this phase is called as the trans phase. Cis phase receives the secretions from the vesicles that contains protein, lipids or anything which is manufactured by the ER. It is ultimately packaged inside the Golgi. Golgi के अंदर जो enzymes present है, Golgi के अंदर जो भी system present है, उस system की help से the proteins and lipids are packaged, and ultimately from the concave, trans or maturing phase, the packaged vesicles, they are now bigger in size, they are also called as Golgian vacuoles, they are released out. और इसी प्रोसेस में यहां से लाइजोसोम्स भी रिलीज हो जाते हैं. कैसे लाइजोसोम बनते हैं वो मैं लाइजोसोम में समझाऊंगी, पर क्या यहां पर आपको गोल्जी का स्ट्रक्चर एब्सोल्युटली क्लियर है, हाँ या हाँ? अगर नहीं है तो कमेंट बॉक्स सेक्शन में बता दो, वी विल डिस्कस इट वन मोर टाइम. ठीक, सो गोल्जी के बारे में, ये स्ट्रक्चर के बारे में मैंने बताया, इसके पास एक डेफिनेट पोलैरिटी प्रेजेंट रहती है और ये पूरा स्ट्रक्चर हो गया. अब यहां पर जब सिक्रीशंस अंदर आ रहे हैं और यहां से पैकेज वेसिकल्स बाहर निकल रहे हैं, तो क्या मैं इस प्रोसेस को एक्सोसाइटोसिस बोल सकती हूं या इस प्रोसेस को मैं रिवर्स पिनोसाइटोसिस बोल सकती हूं? बिल्कुल बोल सकती हूं, क्योंकि यहां से वेसिकल्स बाहर निकल रहे हैं, बड़े बड़े वेसिकल्स बाहर निकल रहे हैं. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज एक्सोसाइटोसिस और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज रिवर्स पिनोसाइटोसिस. क्या ये पॉइंट यहां पर एब्सोल्युटली क्लियर है आपको? क्या ये पॉइंट यहां पर चमक गया? अगर चमक गया है तो अपन आगे चलते हैं, और नहीं चमका तो नेक्स्ट लाइव क्लास में जब मैं आऊंगी तो इस पॉइंट को अपन एक बार दोबारा से रिपीट कर लेंगे. नाउ वी विल मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ गोल्जी, दैट इज फंक्शंस ऑफ गोल्जी. फंक्शंस ऑफ गोल्जी. अच्छा, फंक्शंस को स्टार्ट करने से पहले यहां पर एक पॉइंट लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यू ऑल्सो ड्रिंक वाटर. बहुत गर्मी हो गई है, स्टे हाइड्रेटेड प्लीज स्टूडेंट्स. यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात लिखेंगे, इस कलर से लिख रही हूं मैं, ऊपर लिख रही हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा के लिखना. इन केस ऑफ फंजाई only one, in case of fungi only one cisternae is present, so it is called as unicisternal. ठीक है, फंजाई के केस में एक ही सिस्टर्ना प्रेजेंट है, इट इज कॉल्ड एज यूनिसिस्टर्ना, एंड दिस पॉइंट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, बस यही पॉइंट मुझे यहां बताना था. नाउ वी विल क्विकली डिस्कस अबाउट द फंक्शंस ऑफ गोल्जी. यहां पर क्विकली अपन किसके बारे में बात करेंगे? फंक्शंस ऑफ गोल्जी के बारे में बात कर लेंगे. तो सबसे पहला फंक्शन ऑफ गोल्जी हो गया सिक्रीशन एंड पैकेजिंग. प्रोटीन और लिपिड को पैकेज करता है और अपने ट्रांस फेज या मैच्योरिंग फेज से क्या कर देता है? सिक्रीट आउट कर देता है बाय द प्रोसेस ऑफ एक्सोसाइटोसिस और रिवर्स पिनोसाइटोसिस. सो दिस इज द मेन फंक्शन ऑफ गोल्जी, दैट इज पैकेजिंग एंड सिक्रीशन. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन है फॉर्मेशन ऑफ
ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूं कि प्रोटीन के ऊपर अगर कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड के ऊपर अगर कार्बोहाइड्रेट है, तो उसको हम ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड बोलेंगे रिस्पेक्टिवली। सो दिस इज अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ गोल्जी। गोल्जी क्या करता है? इट बेसिकली हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोलिपिड एंड ग्लाइकोप्रोटीन। ठीक, नेक्स्ट, it helps in the synthesis of simple and it helps in the formation of simple and complex carbohydrates। ठीक है, ये सिंपल और कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट के फॉर्मेशन में मदद करता है। अब सिंपल कार्बोहाइड्रेट कौन से हैं? नाम लिख लेते हैं। सिंपल कार्बोहाइड्रेट में नाम आते हैं गैलेक्टोज, ये गैलेक्टोज बनाने में मदद करता है। और साथ में एक और सिंपल कार्बोहाइड्रेट है, दैट इज सैलिक एसिड। इसके फॉर्मेशन में बेसिकली कौन हेल्प करता है? गोल्जी हेल्प करता है। अब अगर मैं कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करूं, है ना, कॉम्प्लेक्स, तो गोल्जी ग्लाइकोजन नहीं बनाता। इसके अलावा जो दूसरे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जैसे कि पेक्टिड कंपाउंड्स हो गए, जैसे कि म्यूकोपॉलीसैकेराइड हो गए, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट हो गया, ये सारी चीजें बच्चों अपन पढ़ते चले जाएंगे जैसे जैसे अपन बायोलॉजी में आगे बढ़ेंगे, ये सारे नाम आते चले जाएंगे। तो अब जब ये नाम आगे आए तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये क्या है, ये कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये कौन बनाता है? ये गोल्जी बनाता है। इसीलिए ये सारे नाम मैं आपके सामने इंट्रोड्यूस कर रही हूं। ये हेमीसेल्यूलोज भी बनाता है और ऐसे काफी सारे हैं। ठीक है, बट ये ग्लाइकोजन नहीं बनाएगा, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट फंक्शन इसका क्या होगा? दैट इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ हॉर्मोन्स। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्यू हॉर्मोन्स। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ फ्यू हॉर्मोन्स। ठीक है, इट इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मिंग द मैट्रिक्स ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। कनेक्टिव टिश्यू की जो मैट्रिक्स है, जिसके अंदर सेल्स और फाइबर्स प्रेजेंट होते हैं, उस मैट्रिक्स को भी बनाने का काम कौन करता है? गोल्जी बॉडी करता है। ठीक है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योक इन एग। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ योक इन एग, और इस प्रोसेस को बोला जाता है विटिलोजेनेसिस। दिस इज कॉल्ड एज विटिलोजेनेसिस। ठीक है, 7, it is responsible for formation of, it is responsible for the formation of acrosome। ये क्या करता है? ये एक्रोसोम के फॉर्मेशन में भी मदद करता है। Now what is acrosome? This is a sperm। ठीक है, दिस इज अ स्पर्म। इस स्पर्म का ये हेड रीजन है। ठीक है, इस हेड के अंदर यहां पर दिस इज बेसिकली एक्रोसोम, और ये एक्रोसोम क्या है? इट इज नथिंग बट इट इज अ मॉडिफाइड गोल्जी, और ये एक्रोसोम हेल्प्स इन ब्रेकिंग द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द एग एंड हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। एक्रोसोम क्या है? प्रेजेंट ऑन द टिप of sperm head and helps to break the membrane of egg and thereby helps in the process of fertilization। ये क्या करेगा? फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस में मदद करेगा। और ये किसकी सहायता से होगा? ये इस एक्रोसोम की मदद से होगा। एक्रोसोम जो है ये स्पर्म के टिप पर प्रेजेंट होता है, हेड के भी टिप पर प्रेजेंट होता है। तो जैसे ही स्पर्म जो है वो एग के कांटेक्ट में आता है, तो ये एक्रोसोम जो है ये कुछ एंजाइम्स रिलीज करता है, और इन एंजाइम्स की मदद से
एग की जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो ब्रेक होती है और प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है, और यहां पर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और ये न्यूक्लियस जो है फिर वो जाकर एग के न्यूक्लियस से फ्यूज होता है, एक जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और लाइफ कंटिन्यू करती है। सो दिस एक्रोसोम इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। ठीक, नेक्स्ट फंक्शन जो है, इट हेल्प्स इन द फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स। ठीक है, कि लाइसोसोम्स को बनाने में मदद करता है। लाइसोसोम्स बेसिकली गोल्जी के पिंच्ड ऑफ वैक्यूल्स है। गोल्जी में कुछ बल्जिंग होती है, बडिंग होती है, और वो जो एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर है या वैक्यूल है वो पिंच ऑफ हो जाता है गोल्जी से, और वो क्या बना देता है, लाइसोसोम बना देता है। और इन लाइसोसोम के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। यहां पर हाइड्रोलिटिक एंजाइम प्रेजेंट होते हैं, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स मेनली किस प्रोसेस में हेल्प करते हैं, डाइजेशन। ठीक है, ये बेसिकली किस प्रोसेस में मदद करेंगे, डाइजेशन, जिसको अपन अब डिटेल में देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक वही होगा, इट हेल्प्स इन प्लांट सेल डिवीजन। इट हेल्प्स इन प्लांट सेल डिवीजन by forming it helps in plant cell division by forming middle lamella। मिडिल लैमेला मैं आपको बता चुकी हूं कि मिडिल लैमेला क्या है। मिडिल लैमेला बेसिकली दो प्लांट सेल वॉल के बीच में एक सीमेंटिंग मटेरियल है। ठीक है, तो जब प्लांट सेल डिवाइड होता है तो उनके बीच में एक सेल प्लेट बनती है। ठीक है, एक सेल प्लेट बनती है और उसके बाद मिडिल लैमेला का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये सेल प्लेट बनाने का काम कौन करता है, ये सेल प्लेट बनाने का काम करता है गोल्जी, एंड बेसिकली हेल्प्स इन द प्रोसेस ऑफ डिवीजन। तो ये जब अपन सेल डिवीजन पढ़ेंगे तब ये पॉइंट आपको क्लियरली समझ में आ जाएगा। अभी के लिए इतना याद रखो कि जब भी प्लांट सेल डिवाइड होता है, एनिमल सेल की बात यहां नहीं हो रही है, ये पॉइंट याद रखिएगा। तो जब भी प्लांट सेल डिवाइड होता है तो दो डॉटर सेल्स को बनाने के काम में एक स्ट्रक्चर है विच इज कॉल्ड एज सेल प्लेट। तो ये सेल प्लेट को बनाने का काम करता है गोल्जी, एंड अल्टीमेटली दो प्लांट सेल के बीच में मिडिल लैमेला प्रोड्यूस होती है और दो डॉटर सेल्स बन जाती है। इसको अपन डिटेल में देखेंगे व्हेन वी टॉक ऑफ प्लांट सेल डिवीजन। तो ये आपको बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, अभी आप सिर्फ इसे नोट कर लो। लास्ट फंक्शन, it helps in the synthesis of न्यू सेल वॉल मटेरियल। ठीक है, न्यू सेल वॉल मटेरियल के सिंथेसिस में गोल्जी जो है वो हेल्प करता है, हेमी सेल्यूलोज बनाता है और बेसिकली सेल वॉल मटेरियल को बनाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है गोल्जी। तो यहां पर अपन ने दो इंपॉर्टेंट सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स काफी डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं स्टूडेंट्स। ठीक, अगर आपको कोई भी डाउट आता है तो आप प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स सेक्शन में बोले, लाइव चैट में लिखें, मैं उन सारे डाउट्स को एड्रेस करूंगी। ऐसे डाउट्स जो कमेंट से क्लियर हो जाएंगे मैं वहीं उसको आंसर कर दूंगी, और ऐसी चीजें दैट नीड्स एक्सप्लेनेशन या आपको कोई कंफ्यूजन आता है, सो आई विल टेक अप ऑल द डाउट्स इन द नेक्स्ट लाइव क्लास एंड देन वी विल प्रोसीड फर्दर। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास वील टॉक ऑफ लाइसोसोम, नेक्स्ट क्लास वील टॉक ऑफ ग्लाइऑक्सिसोम्स, पेरिऑक्सिसोम्स। इन तीन सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे, एंड लाइसोसोम्स खत्म होते ही मैं गर्ल सिस्टम के बारे में भी बात करूंगी, ताकि आपको एक कंप्लीट क्लैरिटी आ जाए कि हाउ ईआर, गोल्जी एंड लाइसोसोम्स आर लिंक्ड टू वन अनदर। ओके, आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर बहुत अच्छे से समझ में आया है, प्लीज like the session, and please, if you are new to the channel, please subscribe and share it with your friends also, students. So all the best from my end, bachcho, let's crack it.